उत्तर प्रदेश में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुई हिंसा के बाद कल फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई। सहारनपुर के बाद कल प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई अवैध निर्माण के आरोप में की गई। पुलिस ने अब दावा किया है कि आरोपी जावेद मोहम्मद के घर से कई अवैध हथियार, कारतूस, आपत्तिजनक पोस्टर, झंडे और साहित्य मिले हैं। सभी की पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जावेद मोहम्मद पर हिंसा भड़काने और उसका नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं, उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा। कि मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो लिटरेचर मिला है, लोग कह रहे हैं कि उसका संबंध पीएफआई से हो सकता है, इस तरह की चर्चा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे इस घटनाक्रम पर आलोक पांडे और अजय सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे दिन बुलडोजरों से कार्रवाई। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब बारी प्रयागराज की थी। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी के 2 पूर्व प्रवक्ताओं के आपत्तिजनक बयानों की प्रतिक्रिया में प्रयागराज के कई इलाकों में ये हिंसा हुई थी। कार्रवाई में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजरों ने हिंसा के आरोपी और प्रयागराज के नेता मोहम्मद जावेद के घर का गेट और बाहरी दीवार ढा दी। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार को शहर में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद ही था। यह वीडियो दिखा रहा है कि पुलिस और विकास प्राधिकरण की टीमें घर के अंदर हैं और घर का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा है। प्रयागराज में यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद हुई, जिसमें बुलडोजरों की कार्रवाई को जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रयागराज में निर्माण गिराने की यह कार्रवाई कानून के हिसाब से ठीक है? बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बीती रात आरोपी नेता के घर एक नोटिस चिपकाया था, जिसमें दावा किया गया कि मोहम्मद जावेद अवैध अतिक्रमण को लेकर इस साल मई में दिए गए नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहे हैं। मई के नोटिस में मोहम्मद जावेद को 9 जून तक खुद अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। ऐसा न करने पर फाइनल नोटिस में उन्हें 12 जून सुबह 11 बजे तक घर खाली करने का आदेश दिया गया। इससे पहले शनिवार को यूपी के ही सहारनपुर में निगम की टीमों ने पुलिस की निगरानी में ऐसी ही हिंसा के 2 आरोपियों के घर गिरा दिए। कानपुर में भी मकान ढहाने की ऐसी ही कार्रवाई हुई, जहां 3 जून को इसी मुद्दे पर हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। प्रयागराज से नितिन गुप्ता और आलोक पांडे के साथ अजय सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
प्रयागराज में मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ कई वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि इस घर का मालिक जावेद मोहम्मद नहीं बल्कि उनकी पत्नी है और ये कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके साथ ही पहले न जावेद मोहम्मद और न ही उनकी पत्नी को अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर कोई भी जायदाद किसी औरत के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में जाती है तो उसमें उसके पति का कोई हिस्सा नहीं होता उसके जीवन काल तक। और जितने भी नगर निगम की हमारे पास रसीदें हैं उसमें उस प्रॉपर्टी की मालिक परवीन फातिमा है। नोटिस जावेद मोहम्मद को दिया गया और मकान परवीन फातिमा का गिराया गया। ये एक ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई हुई है जिसको हम अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और न सिर्फ उस घर को दोबारा बनवाएंगे एडीए से बल्कि इन अधिकारियों को हम लोग जेल भी भिजवाएंगे। उधर प्रयागराज में जावेद मोहम्मद का घर गिराए जाने की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शन हुआ। यहां पर जेएनयू में आयशा ने विरोध प्रदर्शन कर इस कार्रवाई को गलत करार दिया। उधर जावेद मोहम्मद की बेटी ने भी एनडीटीवी के खास कार्यक्रम हम लोग में कहा कि हमारा घर अचानक अवैध कैसे हो सकता है। ये घर 20 साल से पुराना है। हम पानी का बिल और बाकी टैक्स सब कुछ भरते थे लेकिन कभी कोई नोटिस नहीं आया। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अचानक से हमारा घर अवैध कैसे हो गया। जब हमारे घर में हर बार हम लोग वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, हर चीज पे कर रहे थे तो वो अचानक से बिना किसी नोटिस के एक दिन के अंदर ही अंदर अवैध हो गया। नोटिस छपी और एक दिन के अंदर ही अंदर वो टूट गया, उसको पूरा तोड़ दिया गया। ये सब 12 घंटे के अंदर हुआ है। इससे पहले ना ही हमारे घर में कभी कोई नोटिस आई, ना ही हम लोग को कभी कुछ बताया गया कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये घर हमारी अम्मी के नाम पे था, मेरी मदर के नाम पे, जो मेरे नाना ने उनको गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। इसमें ना ही हमारे अब्बा का कोई हाथ था। ये गिफ्ट हमारी अम्मा, मतलब जमीन हमारे अम्मा की थी और उसको अवैध बताकर इन्होंने तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को ही हिंसा के मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने 315 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है। प्रदेश में हालात अब काबू में है और स्थिति शांतिपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और हेट स्पीच पर भी हमारी नजर है। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट या हेट स्पीच दी जा रही है उस पे लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पे भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि भीड़ पथराव कर रही है और पुलिस वाले बचने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में हुई हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और रांची हिंसा को लेकर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 26 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और 10,000 से ज्यादा अज्ञात आरोपी हैं। तो रांची हिंसा का ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं वहां पर उस वक्त क्या कुछ हुआ होगा, जिसके बाद जो है कार्रवाई भी की गई। इस हिंसा में आपको बताएं 2 लोगों की मौत हुई और 20 लोग जो है वो घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को जो है यहाँ पर एफआईआर जो है की गई है जिसमें जो इसमें शामिल लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है।
बारिश का पानी का शुद्ध और कुदरती रूप। बेंगलुरु में AR शिव कुमार और उनका परिवार बस यही पानी इस्तेमाल करते हैं। छत पर गिरने वाली हर बूंद जमा की जाती है और फिर पानी बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इस परिवार ने पानी की अपनी सारी घरेलू जरूरतें बारिश के पानी से ही पूरी की हैं। यह है लोटोलैंड के आज का सितारा और लोटोलैंड उनकी पहल के लिए 1 लाख रुपए के साथ मदद करेगा। 28 साल से AR शिव कुमार और उनका परिवार बेंगलुरु के इस घर में रह रहा है और इस दौरान बरसात के पानी से ही उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। Nearly 900 millimeters plus, around 40 inches of rainfall every year, and it translates into one plot of 40 feet by 60 feet in Bangalore into 2,23,000 liters of water in a year. And I then calculated what is the water which we require how much water we require for the whole year. We need only around 1.5 lakh liters. Suppose if we harvest this water, we have water for throughout the year from that day till now. This is the 28th year we are running. And we don't have city water supply at all, municipal or the corporation water supply. I have not paid a bill in my life for water and we don't have a connection. So where is the question of paying the bill? सब कुछ छत से शुरू होता है। There is a gentle slope and water flows, and there is a pipe which carries that water into a filter. The filter is required because we have a lot of dust, bird droppings and all that. We have around 1,800 square feet of roof, both the first floor and the ground floor roof, and we collect every drop of water which falls on this. Whatever we require, around 1.5 lakh liters we use, storing in various tanks. The excess water we recharge into the ground for a social good. किचन और वॉशिंग मशीन का पानी दोबारा इस्तेमाल होता है। From the kitchen sink, the pipe comes out here. Whatever we wash, the vegetables, fruits, and the dishwashing, all that water comes here and goes through this can. This is a garden can, and we use this can to water the plants. The excess water from this comes out here, goes into this tank. This tank receives water from two sources. One is the kitchen water, used water. Other one is from the washing machine water. Both are treated on the rooftop and then goes for toilet flushing. लेकिन ऐसा करना हमेशा आसान नहीं रहा। The difficulty came when he started recycling the water. See, water once kept for 2-3 days, this washed water, so it starts smelling. So he started experimenting. So we had very hardships for many years to take that smell, but we survived in the end. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में काम करने वाले शिव कुमार का हमेशा पर्यावरण के प्रति झुकाव रहा। What I have done here, that we demonstrated in many such kind of theme parks or the resource centers. We have shown how cost effective, how simple it is. अब इस परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ गया है जो बेशक खुद भी बड़ा होकर पानी जैसे अनमोल संसाधन को सहेजने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बरसात के पानी को बचाना AR शिव कुमार और उनके परिवार का जुनून है। बेंगलुरु की बारिश पानी की उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। खाने पीने से लेकर नहाने धोने और अपने बगीचे को सींचने तक उन्होंने दिखा दिया है कि जरा सी सूझबूझ और योजना से क्या नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु में माया शर्मा के साथ अनुसया माथुर, NDTV इंडिया के लिए।